हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन कितने डायमेंशन में मोशन करता है। तो हमारे बेसिकली 3 डायमेंशन में हम किसी भी बॉडी को बोल सकते हैं मोशन करता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। तो तीनों डायमेंशन का मोशन किस प्रकार से होता है या उसको डिफाइन कैसे करेंगे वो हमने आज पढ़ना है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, बेसिकली हम बोलते क्या है कि जब भी कोई बॉडी एक ही, जैसे हमारे पास जो एक्सिस होते हैं 3D में, अगर हम पढ़ें क्लास 10th में, अभी तक हमने केवल एक्स एक्सिस पढ़ा है, वाई एक्सिस पढ़ा है। नेक्स्ट इस साल हम पढ़ेंगे क्लास 11th में कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये एक मेरे पास 3 ठो मैंने वेक्टर लिया है, कि ये है, एक ये है और एक ये। तीनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अगर ऐसा दिखता है कि 3 ठो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे पर रहते हैं तो उसे 3D बोला जाता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा आपका होता है जेड एक्सिस। अगर 3D में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन कर रहा है कि तीनों पर ना चलकर किसी एक एक्सिस पर मोशन करे, मतलब या तो एक्स एक्सिस पर मोशन करे, या तो वाई एक्सिस पर मोशन करे, या तो जेड एक्सिस पर, अगर ऐसा कहीं मोशन दिख रहा है कि वह केवल 3 में से एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा है, एक ही एक्सिस पर मोशन कर रहा है, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे देखिए हम बोलेंगे क्या, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन इफ only 1 out of 3 dimension या 3 coordinate specify the position of the object changes with respect to time। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा लगे कि वो पोजीशन जो है एक ही एक्सिस पर हो, या तो एक्स पे हो, या तो वाई पे हो, या तो जेड पे हो। अगर ऐसा दिख रहा है तब उसको बोला जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट किसी आयरन पीस को 1 kg 2 kg आयरन पीस को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें, तो नीचे की तरफ जब गिरता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए बिल्कुल सीधा जाता है। तो वो जो मोशन कर रहा है वो आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम बोलें कि ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का जो डायरेक्शन है, वो जब मोशन करता है कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल सीधा चलता है, तो उस समय भी उसका मोशन क्या बोल सकते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब वो केवल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और एक ही एक्सिस पर मोशन करे तब उसे बोला जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद आता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को पर आपका मोशन करना स्टार्ट कर दे, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मोशन कर रहा है कि उसका जब हम पोजीशन पता कर रहे हैं तो पोजीशन बताने के लिए उसका मुझे 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या जेड और वाई, मतलब एक्स वाई जेड में से मिनिमम 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पोजीशन प्राप्त कर बताने के लिए जो मोशन में हो। तो उसका कौन सा मोशन कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे आप देखें कि जब भी हम रोड पे चलते हैं, तो रोड पे जो हम चलते हैं, कभी लेफ़्ट चलते हैं, कभी राइट चलते हैं, कभी सीधा चलते हैं, तो ये हम कौन सा मोशन कर रहे हैं, ये हम 2D मोशन कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। या आप देखें कि अर्थ आपका सन की तरफ चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर नीचे रिवॉल्व करता है, वो बिल्कुल इस प्रकार से सर्कल में मोशन करता है। तो हम बोलते हैं जब सर्कल मोशन कर रहा है तो वो कौन सा डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ऐसे कई सारे जो कीड़े होते हैं मेज पर या ग्राउंड पर जब रेंगते हैं, तो उनका जो मोशन है वो आपका क्या है, 2D है। ये सभी आपके 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएंगे। तो बोला क्या जाएगा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट को अगर डिनोट किया जाए, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट को की ज़रूरत पड़ती है उसकी पोजीशन को बताने के लिए, तब ऐसे स्पीड को, ऐसे मोशन को हम क्या नाम देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद लास्ट आता है 3 डायमेंशनल मोशन, 3D। 3D हम ऐसा देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके पोजीशन को जब हम पता करेंगे, तो पोजीशन को उसके बताने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कहने का मतलब जब भी कोई बॉडी मोशन करे तो वो एक्स एक्सिस पर भी मोशन करता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर भी मोशन करता है। 3D डायरेक्शन मोशन करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाएगा, 3D मोशन या थर्ड डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे आप देखते हो कि हवा में पतंग उड़ता है, 3D है। हवा में आपके जो पंछियाँ उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वो सभी आपके 3D में मूव करते हैं, ऊपर भी जा रहे हैं और ऊपर नीचे मोशन भी कर रहे हैं, अगल बगल भी मोशन कर रहे हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल भी आपका इधर उधर ऊपर जा रहा है, कभी ग्राउंड पे जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो ये सभी जो मोशन है वो आपके क्या है, 3D मोशन में। जो एरोप्लेन है उड़ रहा है वो भी आपका क्या है, 3D मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3D मोशन इफ all the three coordinates specify the position of an object with respect to time। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए अगर तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। अब हम क्वांटिटी पे आते हैं। पीछे क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी आपको बताना है कि किसी भी क्वांटिटी को स्केलर कब कहेंगे, किसी क्वांटिटी को वेक्टर कब कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हैं जिसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हम लें जिसको डिनोट करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम मास लेते हैं, किसी भी आदमी का अगर हम वेट पूछते हैं तो डायरेक्शन नहीं बताता है, वो केवल बताता है 50 kg 60 kg। ये थोड़ी बताए इस डायरेक्शन में मेरा इतना kg, इस डायरेक्शन में इतना kg। लेंथ अगर पूछा हो, जैसे पूछा जाए किसी आदमी की लंबाई कितनी है तो बोलेगा 5 फीट 6 फीट। ये थोड़ी बोलेगा कि 5 फीट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको रिप्रेजेंट हम करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, स्केलर कहलाएगा। तो हम बोलेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो। और कल स्केलर क्वांटिटी जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जब तक उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन न बताया जाए तब तक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या नाम दिया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं, पोजीशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कि कितने वेलोसिटी से आए हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स हो गया तो फोर्स के साथ, फोर्स में क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो किस तरफ लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। तो इन सभी को जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद हम आएंगे कि जो मोशन में यूज होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे डिस्टेंस यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, वो हमने पढ़ना है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस आपका बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो कुछ पाथ वो ट्रेवल करता है, कुछ पोजीशन पर वो जाता है, तो जो जितना उसका एक्चुअल पाथ होता है ट्रेवल करते समय, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करते समय जितना वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है, उसी एक्चुअल पाथ के लेंथ को ही बोला जाएगा डिस्टेंस। मतलब द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ होता है वही आपका क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पे हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से चला है और कहाँ तक पहुँचा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है और कहीं जाकर रुकता है, जहाँ से स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ तक जाता है उसे बोला जाता है फाइनल पॉइंट। और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला, मान लीजिए ए से बी तक गया, वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बी तक, बी के बाद फिर परपेंडिकुलर
इससे जस्ट परपेंडिकुलर गया और सी पॉइंट पर वो कितना डिस्टेंस किया, 3 मीटर। और अगर इस कंडीशन में आपसे बोला जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या देखेंगे, टोटल वो एक्चुअल में कितना चला है, कितना उसका पाथ है। तो हमने क्या देखा कि ए से बी तक चल रहा है 2 मीटर, बी से सी तक चल रहा है 3 मीटर, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा, 2 + 3 मतलब कितना, 5 मीटर। लेकिन अगर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे फाइनल और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है। तो हम क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे ए के पास और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, सी के पास। तो हम जब ए से सी के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस मिलाते हैं तो दोनों को जो स्ट्रेट लाइन मिला जाता है उसी को शॉर्टेज डिस्टेंस बोला जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, ए सी होगा। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया परपेंडिकुलर था, तो ये जो AC है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये आपका जाएगा √13। तो डिस्प्लेसमेंट AC होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 5। AC की वैल्यू √13। आप चाहो जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट A से चलकर, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, A से चलकर B तक गया, B से मैं 90 डिग्री गया ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, C तक गया, फिर C से फिर से कहाँ पे आ गया, A तक, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। मान लीजिए ये 5 था, ये 4 था, और ये मान लीजिए 6 था। तो अगर ये बोला जाए कि डिस्टेंस बताइए, तो हम ये देखेंगे कि वो कितना पाथ ट्रेवल किया है। तो जब देखें तो A से B तक गया है कितना, 5 मीटर, और B से C तक गया है कितना, 4 मीटर, और C से A तक आया है तो कितना, 6 मीटर। तो सभी टोटल पाथ कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, थोड़ा ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा ये गौर करने की ज़रूरत है कि डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, A तक, और ऐसे घूम के उसी पोजीशन पर आ गया है। देखिए इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पे रहना, जब इनिशियल पोजीशन यहीं पे है, फाइनल पोजीशन वहीं पे है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0। यह आपको याद होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, इतना टॉपिक आप तैयार करिए पहले। थैंक यू।